हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है एडीएएस के 3 पार्ट आपने अच्छे से देख लिया होगा। आज हम 4th पार्ट पढ़ेंगे। पिछले 3 पार्ट के अंदर हम लोगों ने एडी, उसके कंपोनेंट एएस, उसके कंपोनेंट ब्रेक इवन पॉइंट, वाई एएस 45 डिग्री लाइन, इसके अलावा इन सब के डायग्राम, स्केड्यूल बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लिए। फिर हम लोगों ने क्लास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है, यानी कि एडीएएस अप्रोच, एसआई अप्रोच को बहुत अच्छे से देखा। इवन व्हाट हैपेंस इफ एडी इज ग्रेटर देन एएस और एडी इज लेस देन एएस एंड एस इज ग्रेटर देन आई और आई इज ग्रेटर देन एस, वो भी अच्छे से देख लिया। आज ही क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के पूरे कॉन्सेप्ट को। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत अच्छे से क्लास तुम्हें समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। एक्सिस डिमांड, नाम से ही आपको समझ आ गया होगा। एक्सिस डिमांड का मतलब डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, और इस पूरे चैप्टर में डिमांड को बोलते हैं एडी और सप्लाई को बोलते हैं एएस। सो एक्सिस डिमांड इज अ सिचुएशन वेयर अग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन अग्रीगेट सप्लाई। तो डेफिशिएंट डिमांड क्या होगा? अग्रीगेट डिमांड इज लेस देन अग्रीगेट सप्लाई। सिंपल सी बात है। थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। एक्सिस डिमांड, it refers to the situation when aggregate demand यानी AD is in excess of aggregate supply corresponding to the full employment level of output in the economy. Here AD is greater than AS. Excess demand वो situation है जहाँ पे aggregate demand जो है वो ज़्यादा है। किससे क्लास? aggregate supply से, जिसकी वजह से क्रिएट होता है इन्फ्लेशनरी गैप AD1 माइनस AD। आप इस डायग्राम को जरा देखो। सबसे पहले इसमें हमने बनाया एएस विच इज 45 डिग्री लाइन, ये रहा एएस 45 डिग्री लाइन, ठीक है। फिर हमने बनाया एडी, जो एडी सी प्लस आई बनता है, राइट। और ये पॉइंट आ गया, ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम 45 डिग्री, ये हो गया एडी एएस, और यहाँ आ गया लेवल ऑफ आउटपुट और लेवल ऑफ इनकम। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ये वही है जो डायग्राम हमने पहले पढ़ा था। तो अगर आप देखो, ये वही डायग्राम है जो हमने क्लास पढ़ा था, ये रहा, ये सेम टू सेम ये वही डायग्राम है। अब एक्सिस डिमांड यानी कि डिमांड ज़्यादा है, तो इस एडी को हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और नाम देंगे AD1 या AD डैश भी आप बोल सकते हो। देखो, ये एडी हमने बढ़ाया, ये हो गया क्लास AD1 या AD डैश, ठीक है। तो AD था C प्लस आई, ध्यान समझना, AD था C प्लस आई। आपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया तो AD डैश हो गया। जो AD था ना, AD वो था C प्लस आई, और आपने AD1, आपने इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाया C प्लस आई प्लस चेंज इन आई, ठीक है। तो यानी कि इन्वेस्टमेंट्स को आपने बढ़ाया तो बन गया AD1। आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करी तभी तो ये ऊपर गया। आपको पता है इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होता है, पता है कि नहीं पता? आई कांस्टेंट होता है, तभी तो देखो ये पैरेलल बढ़ा है, क्योंकि आपने और आई इसमें ऐड कर दिया। C नहीं ऐड किया, आई ऐड किया है, ठीक है। तो AD1 C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, ये बन गया क्लास यहाँ पे। और जहाँ पे ये टच करेगा क्लास यहाँ पॉइंट को, अगर आप देखोगे ये जो टच करेगा पॉइंट को, ये पॉइंट हो गया ई डैश, और ये दोनों एडी की जो बीच का गैप है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं क्लास? इन्फ्लेशनरी गैप। अब मैं तुम्हें बना के फिर से दिखाता हूँ अच्छे से कि ये एक्सिस डिमांड होता क्या है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्लास आपका कंप्लीट डायग्राम, और एक्सिस डिमांड इन्फ्लेशनरी गैप मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ। स्केड्यूल मैंने आपको पहले ही बना के दे दिया था क्लास। एक्सिस डिमांड जो मतलब कि शुरू में जो डिमांड ज़्यादा होता है तो एक्सिस डिमांड, नीचे डेफिशिएंट डिमांड। हम डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम ही आपको एग्जामिनेशन में भी बनाना है, ओके। चलो, तो ये हो गया क्लास आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये हो गया एडी, ये हो गया एएस। एडी क्या होता है? C प्लस आई, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं ADAS, यहाँ पे आता है लेवल ऑफ इनकम। ये सबसे पहले आपका मेन डायग्राम है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब एक्सिस डिमांड में डिमांड बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे AD1 या AD डैश। C प्लस आई तो था AD प्लस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये डेल्टा आई है, ये जो ट्रायंगल बनाया ना, ये डेल्टा आई है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये था फुल, ये है क्लास आपका, ये है आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये जो पॉइंट था, है ना, ये था फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो जो नया पॉइंट बनेगा उसको नाम देंगे ई डैश, और ये जो दोनों एडी के बीच का गैप है, यहाँ से लेना, ठीक है। दोनों एडी के जो बीच का ये गैप है, इस गैप को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप।
इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, यानी कि ये महंगाई है। आप इसे सीधा सीधा कह सकते हो AD1 माइनस AD1 में से AD घटाओगे तो ये हो गया क्लास आपका इन्फ्लेशनरी गैप, ये दोनों AD के जो बीच का गैप है ये है। अगर आपको देखो एक्सिस डिमांड डेफिशिट डिमांड में से 100% एक क्वेश्चन आना है अप्रॉक्सीमेटली 6 नंबर का, और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, तो वो तो हम पढ़ेंगे ही कैसे कंट्रोल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी से। लेकिन ये जो है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। लिख लो, हर एक चीज लिख लो, एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट। तो इन्फ्लेशनरी गैप हो गया, ये 0 लिख लो, ये x लिख लो, ये y लिख लो, ये लिख लो क्लास, कंप्लीट डायग्राम हो गया एक्सिस डिमांड का। तो आपने पहले मेन चीज बनाई जो मेन डायग्राम है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का, और जो नया पॉइंट बन गया ये हो गया एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कई बच्चे बोलते हैं क्लास कि एक्सेस एम्प्लॉयमेंट क्या है। देखो, जब कोई भी इकोनॉमी अपने पोटेंशियल से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, पोटेंशियल अभी तक जो जनरेट कर रही थी, जो उसका पोटेंशियल है, उसकी एबिलिटी जो है, उससे अगर ज़्यादा इनकम जनरेट करती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है। व्हेन इकोनॉमी जनरेट मोर देन पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी, उसको बोलते हैं एक्सेस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये जो ई डैश पॉइंट आया, खाली ई तो था, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम तो पहले से जानते थे, तो ये जो बीच का गैप है इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ओके, तो ये हो गया इन्फ्लेशन गैप, ये हो गया एक्सेस डिमांड। अब इसे ठीक कैसे करेंगे वो बात की बात है, फिलहाल हम लोग क्लास एक्सेस डिमांड देख रहे हैं, ये क्लियर हो गया। नाउ अच्छा, एक्सेस डिमांड की कॉजेज क्या क्या है? आपको एडी के 5 कंपोनेंट पता है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो जब ये पांचों कंपोनेंट बढ़ेंगे तो एक्सेस डिमांड, जब ये पांचों कंपोनेंट घटेंगे तो डेफिशिएंट डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड। तो एक्सेस डिमांड कब कब होता है? इंक्रीज इन प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, डिक्रीज इन इम्पोर्ट। ये सारे रीजन है, कोई भी 3-4 याद कर लोगे बहुत है। तो या फिर कट इन टैक्स रेट, सरकार का टैक्स रेट में कटौती करती है तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। भाई अगर सरकार टैक्स में छूट दे देगी तो लोगों की इनकम बढ़ेगी। आपके लिए भी बजट आएगा फरवरी में, देखना आप 2024 में बजट आएगा तो वो आप देखना, उसमें भी टैक्स रेट की कटौती होगी तो लोग खुश हो जाते हैं, चलो यार टैक्स रेट कम है तो हमारे पास ज़्यादा बचेगा। लाइक मैं 100 रुपये कमाता था, टैक्स दे देता 30, तो 70 बचते थे। अब टैक्स अगर 20 हो जाए तो 80 बचेंगे, 10 रुपये मेरी ज़्यादा होगी तो 10 रुपये की डिमांड ज़्यादा करूँगा, तो डिमांड ज़्यादा करूँगा तो ये क्या होगा? एक्सिस डिमांड। तो कॉज ऑफ एक्सिस डिमांड बोलो, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन गैप बोलो, बात बराबर है। अच्छा, अब डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? सेम वही डायग्राम आप नीचे कर दोगे, जैसे it refers to situation when aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment इनको, ये लाइन जरूर लिखना क्लास, corresponding to full employment, बिकॉज हम हमेशा full employment के पॉइंट से ही इसको देखते हैं, ठीक है, एक्सिस और डेफिसिट को। तो हियर एडी इज लेस देन एस, और ये जो गैप बनेगा उसे बोलते हैं मंदी, डिफ्लेशनरी गैप, एडी माइनस एडी डैश। तो अब सेम देखो, ये नीचे बन गया AD1, तो AD में से AD1 घटाया तो क्या आ गया? डिफ्लेशनरी गैप। पहले AD1 ऊपर था तो AD1 में से AD घटाया था तो इन्फ्लेशनरी गैप आ रहा था। अब क्लास क्या आएगा? ये डिफ्लेशनरी गैप। ओके, अगर मैं तुम्हें इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो मैं फिर से एक और बनाना पड़ेगा मुझे डिफ्लेशनरी गैप का। देखो ध्यान से, पहले आपने ADAS बनाना है, 45 डिग्री से आपको पता है AS बनता है, तो AS नापने की जरूरत नहीं, पेपर में आप बीचों बीच बना लेना और टीचर को समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया AD, तो ये हो गया क्लास AS, AD C प्लस आई। अब AD डैश आपको बनाना है, तो जो आपने AD बनाया है सेम सेम नीचे की तरफ बना देना बस, AD1, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था पहले इक्विलिब्रियम का, पहले मेन डायग्राम आपको बना लेना चाहिए, ये था क्लास मेन डायग्राम AD, ये वाला, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो आप सबके नाम दे दो, X0 Y ADAS लेवल ऑफ इनकम। ये जो ई पॉइंट है इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। पहले भी आपने देखा था, देखो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया, ठीक है। अब ये जो नीचे आ गया पॉइंट, तो C प्लस आई माइनस चेंज इन आई, कम हो गया। इससे पहले जो एक्सिस डिमांड में बनाया था वो प्लस चेंज इन आई था, अभी चेंज इन आई क्या हो गया? कम हो गया, माइनस हो गया। अब इसी लाइन पे ये जो गैप दिख रहा है दोनों AD के बीच का, क्योंकि नया पॉइंट तो ई डैश ये वाला हो गया, इसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम।
तो मेरी बात ध्यान सुनना जो बोलने जा रहा हूँ अब, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलो, डेफिशिएंट डिमांड बोलो, डिफ्लेशनरी गैप बोलो, डिफ्लेशन बोलो, डिफ्लेशन बात बराबर है, डिफ्लेशन बोलो, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलो, डिफ्लेशनरी गैप बोलो, डेफिशिएंट डिमांड बोलो, डेफिशिएंट डिमांड बोलो, बात बराबर है, या डिफ्लेशनरी गैप बोलो, बात बराबर है। ये हो गया क्लास आपका डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। तो दोनों एडी के बीच का जो गैप है वो डिफ्लेशनरी गैप है, यानी कि एडी माइनस एडी1, इसको एडी1 नाम दे दो, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, कम हो रहा है, इसलिए माइनस चेंज इन आई है। इससे पहले जो था वो ऊपर की तरफ जा रहा था क्लास, ऊपर की तरफ, तो ये प्लस चेंज इन आई है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बट घर पे आपको 1 से 2 बार जरूर 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 इसको बनाना है, इसको आपने बना के देखना है। अगर नहीं बनाओगे इसको तो कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया एक्सिस डिमांड, ये हो गया डेफिशिएंट डिमांड, ये हो गया अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वो हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट, जानते ही थे ऊपर वाला एक्सिस एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो गया, राइट। तो एक्सिस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड आप समझ गए। अब डेफिशिएंट डिमांड के कारण क्या क्या है, बिल्कुल सेम वही रीजन, प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर का कम होना, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर का कम होना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कम होना, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का कम होना, टैक्स रेट को बढ़ाना, है ना, इंक्रीज इन टैक्स रेट, एक्सपोर्ट जो है वो कम होना, इंपोर्ट का बढ़ना, ये सारे रीजन है डेफिशिएंट डिमांड। देखो जो आपने कंपोनेंट पढ़े हैं वो सारे ऊपर जाएंगे तो एक्सिस डिमांड, वो सारे नीचे जाएंगे तो डेफिशिएंट डिमांड। टैक्स रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड कम होगा, टैक्स रेट घटेगा तो क्या होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, तो टैक्स रेट बढ़ेगा तो डिमांड कम को बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। तो ये एक्सिस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सेप्ट विद डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से लर्न करना है, राइट। अच्छा, अब 2 कॉन्सेप्ट और है छोटे छोटे जिनको ध्यान रखना है। फुल एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, सीधी सीधी बात, ध्यान से सुनना, धीरे धीरे बोल रहा हूँ। देश में जितने लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, अगर उनके पास काम है तो इकॉनमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है। आप चैप्टर 7 जब पढ़ोगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वहाँ भी ये सेम कॉन्सेप्ट है। देश में जो लोग काम करना चाहते हैं प्लस काम करने के लायक है, ये नहीं सिर्फ चाहते हैं, ये नहीं सिर्फ लायक हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं बट लायक नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो लायक है लेकिन चाहते नहीं। तो जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, अगर उनके पास काम है तो क्लास इकोनॉमी समझ लो फुल एम्प्लॉयमेंट में है, राइट। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि देश के सभी लोगों के पास काम है, नहीं, जो चाहते हैं, जो लायक है, उनके पास अगर काम है तो इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है, इकोनॉमी इज इन फुल एम्प्लॉयमेंट, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि देश में बेरोजगारी नहीं है। अगर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट में है तब भी लोग बेरोजगार हो सकते हैं, कुछ अपनी इच्छा से, कुछ मजबूरी से हो सकते हैं, ठीक है। मजबूरी मतलब खुद की पर्सनल अपनी, कि मैं काम ही नहीं करना चाहता तो क्या कर सकते हैं। तो इट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो रेट चल रहा है मार्केट में। ये नहीं कि मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन जो रेट में मांग रहा हूँ वो मार्केट में कहीं चल ही नहीं रहा, मैं 60,000 सैलरी मांग रहा हूँ, मार्केट में 40 चल रहा है, ऐसा नहीं। तो आप जो मार्केट में रेट चल रहा है, सब कंपनी ऑन एन एवरेज उतना दे रही है, आप उस रेट पे काम करना चाहते हो और काम मिल रहा है आपको, आर गेटिंग वर्क। It is a situation when corresponding to a given wage rate, demand for labor is equal to supply for labor. Demand supply labor बराबर में है और market equilibrium में है। However, full employment does not mean that there is no unemployment in economy। जैसा मैंने बोला, कुछ लोग अपनी मर्जी से बेरोजगार रह सकते हैं क्लास, की काम करना ही नहीं चाहते या उस रेट पे काम नहीं करना चाहते। ऐसा हो सकता है मैं काम नहीं करना चाहता या मैं उस रेट पे काम नहीं करना चाहता जो रेट तुम मुझे दे रहे हो। मैं पढ़ा लिखा हूँ भैया, मैंने बीटेक किया है, मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए, आप कम पैसे दे रहे हो तो नहीं कर सकता मैं। सो दिस सिचुएशन ऑफ वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो वो लोग क्लास अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री मतलब स्वेच्छा से, और अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगार, तो अपनी इच्छा से बेरोजगार है, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट समझ आ गया। अब इसमें 2 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं, सॉरी 3 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट हो सकते हैं। सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। होता क्या है, कई बार ऐसा होता है ना, इकोनॉमी मॉडर्नाइजेशन में चली जाती है, मॉडर्न बन जाती है। चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मशीन वर्क ज़्यादा हो रहा है। तो जो क्लरिकल काम पहले लोग कर रहे थे वो बेरोजगार हो सकते हैं ड्यू टू नॉन एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। आप मॉडर्नाइजेशन को नहीं समझ पाए, टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाए। जैसे कंप्यूटराइजेशन आ गया किसी कंपनी में, तो जो लोग पहले कॉपी पेन से काम करते थे वो बेरोजगार हो गए, बिकॉज कंप्यूटर चलाना उनको आता नहीं, और नए ज़माने के लोगों के साथ वो कॉम्पीट नहीं कर सकते, तो वो बेरोजगार हो जाते हैं बेचारे। तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। समझ रहे हो, जब इकोनॉमी मॉडर्नाइजेशन हो जाती है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, तो कुछ पुराने लोग बेरोजगार हो जाते हैं। अगला है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब आप एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब में जाते हो
तो बीच में एक कुछ टाइम के लिए आप बेरोजगार हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्लास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। लाइक मेरी जनवरी में जॉब छूटी, मुझे फिर मार्च में मिली जॉब, 2 महीने बेरोजगार था, घर बैठा था, उसको बोलते हैं क्लास फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अपनी इच्छा से बेरोजगार हो। दो रीज़न हो सकते हैं, तो मैं काम करना ही नहीं चाहता, यार मुझे नहीं करना काम, मैं तो पढ़ा लिखा ही शौक के लिए किया हूँ, बहुत किराया आ रहा है, बहुत पैसा है घर वालों के पास, बहुत संपत्ति है, बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं हमारे, है ना, डंफर चल रहे हैं, बिजनेस चल रहे हैं, जो भी हो रहा हो, ठीक है। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट मतलब अपनी इच्छा से बेरोजगार हो आप, वॉलेंट्री, काम ही नहीं करना, है ना। इसका एक रीज़न तो ये होगा काम करना ही नहीं है। दूसरा, मैं उस रेट पे काम नहीं करना चाहता जिस रेट पे काम मिल रहा है। मतलब भाई मैंने इतने मेहनत से पढ़ाई की है, इंजीनियर बना हूँ, एमबीए करा है, उसके मान लो उसके बाद मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो इतने कम तनख्वाह में काम मिल रहा है, तो एक 12वीं पास या ग्रेजुएट बंदा भी कमा लेगा इतना, भाई मैं इस रेट पे काम नहीं करूँगा। तो अकर व्हेन समवन आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल और नॉट विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, तो उसको बोलते हैं वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज अ रियल टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये है अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं है, मजबूरी में बेरोजगार है, इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कब होता है? व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन दे आर विलिंग टू वर्क एट एन एक्सिस्टिंग वेज रेट, और वो लायक भी है। हियर इकोनॉमी फेल्स टू क्रिएट मोर जॉब, इकोनॉमी जॉब क्रिएट कर ही नहीं पा रही, जॉब है ही नहीं, बिकॉज प्लान आउटपुट इज लोअर, जो आउटपुट बन रहा है ना वो लोअर है देन पोटेंशियल आउटपुट। समझ रहे हो? सीधी सीधी बात आप ये समझो कि जॉब की डिमांड ज़्यादा है, जॉब सप्लाई कम है, लेबर की डिमांड ज़्यादा है, लेबर सप्लाई कम है। मैं काम करना चाहता हूँ, जो मार्केट में रेट चल रहा है उस रेट पे काम करना चाहता हूँ, मैं काम करने के लायक भी हूँ, फिर भी मुझे काम नहीं मिल रहा। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो ये बातें आप ध्यान रखना, इतना ही है। अगली क्लास में हम लोग रीज़न पढ़ेंगे, एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड कैसे कंट्रोल किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से पढ़ के समझ के आप याद करके आना। एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायग्राम के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को शेयर करो अपने सारे क्लासमेट दोस्तों में। पूरे 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन तक के एंड तक प्रिपरेशन कराऊंगा आपको इस चैनल पे, इसकी मेरी गारंटी है। हर एक चीज़, कुछ नहीं छूटेगा, चाहे वो MCQ हो, चाहे वो ग्राफ वाले क्वेश्चन हो, चाहे कैसे भी टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, सैम्पल पेपर्स हो, एवरीथिंग विल बी कवर हियर। ओके, चलो टेक केयर, बाय।